हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आपको मैंने बताया था, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीक हम मैथ नहीं पढ़ा पाए थे, इसलिए आज हम मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा, मेरे टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं वीडियो की पीडीएफ डेली जी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और कल मैं रीजनिंग पढ़ाया था, जिन्होंने रीजनिंग वीडियो नहीं देखी है तो जाके रीजनिंग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले सवाल देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। ठीक है, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एमपी पुलिस का पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है ना, तो एन आइटम इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर 300 रुपीज़। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर 235 द लॉस वुड हैव बीन ए परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के सवाल आपको मिले, ठीक है, इसमें देखो कहीं भी क्रय मूल्य की बात नहीं की गई है, यानी जो वस्तु का एक्चुअल प्राइस है, आइटम का जो एक्चुअल प्राइस है, उसकी चर्चा इस क्वेश्चन में कहीं नहीं की गई है। लेकिन हमको बेचने वाला प्राइस बताया गया है कि 20% प्रॉफिट में हमने 300 रुपये बेचा है। तो पहले हमारा फर्ज ये बनता है कि हम पहले उसका एक्चुअल प्राइस हम जाने कि उसका एक्चुअल प्राइस था कितना। ये 300 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है ये हमको नहीं पता है। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तभी तो हम हानि या जैसा आपको पता ही होगा, जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इसको हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, क्रय मूल्य पे हम कैलकुलेट करते हैं कि वो लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक है ना, तो हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। सिंपल सवाल है, कैसे निकालते हैं। हमेशा परसेंटेज वैल्यू पकड़िए, मैंने सिखा रखा है आपको। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है ना, अब 1/5 6/5, यानी ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, नीचे वाला आ गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 6 और कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 300 रुपये है, तो ये 6 किसके बराबर होगा, जैसे 300 के बराबर होगा। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 300 की। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6×5 = 30, 50 रुपये। जब एक की वैल्यू 50 रुपये की तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5। तो 5×5 कितना हो गया, 2500, यानी 250 रुपये। यानी उस वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस है वो 250 रुपये है। अब अगर आप 250 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 250 का 20% कितना होता है, 50 रुपये होता है, और 250 रुपये ऐड करेंगे 300 रुपये आ जाएगा। यानी जो हमारा एक्चुअल प्राइस है वो 250 रुपये सही निकला है हमारा, यानी उस वस्तु की जो एक्चुअल कीमत है वो 250 रुपये है। ठीक है, फिर समझा देता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आप हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िए। 20% है, परसेंटेज को हम पकड़ेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। नीचे वाला हमेशा बेस होता है, नीचे वाला हमेशा बेस यानी कॉस्ट प्राइस होता है। लाभ होगा तो ऊपर हमने ऐड कर दिया 1, अगर हानि हुआ तो हम एक घटा देते हैं तो 4/5 हो जाता है। ठीक है ना, तो 6/5 आ गया। तो ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस, नीचे वाला हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको 6 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 है, तो 6 किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। तो 6 किलो 300 को हमने इक्वल करी तो हमारा 50 रुपये आया। जब एक की वैल्यू 50 रुपये एक रेशियो होगी तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 250 रुपये। ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, यही हमको निकालना था। तो यानी वस्तु की कीमत 250 रुपये आ गई। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी एक्चुअल जो वस्तु कीमत है वो 250 रुपये है, लेकिन हमने बेचा कितने में, 235 बेचा है। जैसे लॉस तुमको हो रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 15 रुपये का लॉस हमको हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु 250 रुपये की थी और 235 से बेची गई है, यानी आपको 15 रुपये की हानि हो गई है। यही हमसे पूछा कि हानि परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, हम कैसे निकालेंगे। 15 रुपये की हानि हुई है, किस पे, हमेशा हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 रुपये इंटू 100। तो 1 0 से तो 1 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, और 5×3 = 15, और 3 दूनी 6, यानी 6% की आपको हानि होगी अगर आप 235 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ लोगों ने जवाब से सही भी दिया है। तो इस टाइप सवाल ऐसे किए जाते हैं, लॉस्ट प्रॉफिट सवाल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, और अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, तो छठी संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, द एवरेज ऑफ द 9 नंबर्स इज 50, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 54। तो पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है, 54 दिया हुआ है ना, तो इनका योग कितना होगा, 5 × 54। तो 5×5 = 25, 250 तो वो हो जाता है, और 40 यानी होगा 270। तो 270 तो ये हो गया।
और अंतिम दिन का 52 दिया हुआ है तो अंतिम दिन का 52 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, 156। तो कितना आ गया 6, 7, 5, 12 का 2 हाथ से लगाए, 2 और 3 और 4, 4 26। तो इन दोनों का आ गया। और ओवरऑल कितना था 7 को मिला के 50, 9 का कितना था 50 था, तो कितना हो गया 450। अब देखिए 9 संख्याओं का जो टोटल औसत है 450 है, और 5 और 3 8, 8 संख्या का औसत टोटल 426 है। छठी संख्या क्या होगी, यानी हम इस पूरे में से अगर हम इसको घटा देंगे तो छठी संख्या हमको मिल जाएगी, जाहिर सी बात हमको मिल जाएगी। तो घटाएं 450, 426 घटाएं कितना हो जाएगा 24 बचेगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो कितना था टोटल, कितना है हमारे पास 400 है, और 5 और अंतिम दिन का कितना है, यानी टोटल 8 संख्या का औसत कितना हमारे पास में है, वो है 426। घटा देंगे छठी संख्या को मिल जाएगी, 10 में 6 गया 4, 4 में 2 गया 2, और यहाँ जाएगा 0। तो 24 हमारा क्या है, यानी जो छठी संख्या है हमारी वो 24 है। तो राइट आंसर होगा हमारा 24, जो कि ऑप्शन है बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रिसेंटली क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, हर एग्जाम में। ठीक है ना, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 20 days, एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज कैन ए, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इट। तो इस टाइप के सवाल मैंने आपसे सिखा रखे हैं कैसे किए जाते हैं, आपको बताता हूँ कैसे किए जाते हैं। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। तो ये कर सकते हैं, इधर ए और बी इतने दिन में कर सकते हैं, बी और सी और ए। लेकिन हमको कहीं भी काम की चर्चा नहीं की गई, काम टोटल है कितना। तो हम पहले टोटल एक काम सोचेंगे कि टोटल काम कितना रहा होगा जो इन्होंने किया होगा। तो टोटल काम कैसे निकाला जाता है, मैंने सिखा रखा है, एलसीएम निकाला जाता है। जो भी संख्या दी है 12, 20, 15 का एलसीएम निकालेंगे। वो एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं, वो उसका ईजी मेथड मैंने बता रखा है। जो भी बड़ी संख्या उसको आप पकड़ लीजिए, बड़ी संख्या इसमें क्या है 20 है ना, इसका ऐसा मल्टीपल देखिए जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर 60, तो 60 ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 20 से भी डिवाइड हो जाएगी, 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। सबसे सिंपल तरीका एलसीएम निकालने का ये। तो अगर ए और बी 12 दिन में काम कर सकते हैं तो 60 काम करने को कितने दिन को लगेगा, 12 पंजे 60, 5 दिन लगेंगे। उसका बी और सी कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। और सी और ए को कितने दिन लगेंगे, 15 चौके 4 दिन लगेंगे। ये इतने दिन को लगेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी एक साथ पूछा गया हमसे। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ बी प्लस सी और सी प्लस ए, यानी 2 बार ए आया है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो पहले हम इनको एक बार निकालेंगे। तो 5 3 8, 8 4 12, यानी 2 पहले कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 6 दिन की, 2 छक्का 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी 6 दिन की होगी। और टोटल काम था कितना 60, कि तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 काम करते हैं। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 से 3। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर 2 कॉमन कैसे लिया आपने, तो आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे ऐसे क्या होगा, देखो ऐसा लिखेंगे ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए बराबर 12। ये तो इनकी एफिशिएंसी आ रही थी। देखो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो हमने 2 हमने पहले कॉमन ले लिया। तो ए प्लस बी अंदर बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी की 6। टोटल काम का था कितना 60 दिन का, तीनों मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में। तो मात्रा का अनुपात 1:3 है। ठीक है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एसिड एंड वाटर इन मिक्सचर इज 1:3। इफ 5 liters of acid is added to the same mixture, the ratio of the mixture will be 1:2. Accordingly, how many liters is the total volume of that new mixture? ठीक है, तो आपको नया मिक्सचर जो बना है उसका आपको आयतन बताना है। अब इस टाइप के सवाल आधे लोग तो छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। मुझे तो इस टाइप के जो मिक्सचर वाले सवाल होते हैं ना, ये बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। हालांकि इन सवाल में होता कुछ नहीं है। तो आपको बताते हैं कैसे इन सवालों को किया जाता है। तो हमको दिया हुआ है एसिड और वाटर का रेशो हमको पहले कितना दिया था, 1:3 दिया हुआ था, जो इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास है। उसके बाद हमने क्या करा, 5 लीटर हमने एसिड और मिलाया है। जैसे हमने एसिड मिलाया तो रेशो हो गया 1:2। ये कब हुआ, जब हमने प्लस 5 लीटर एसिड हमने और मिलाया। लेकिन देखिए
अगर हमने कोई चीज़ मिलाई है तो मिश्रण बढ़ना चाहिए। देखिए लेकिन यहाँ पे देखो एसिड की मात्रा पहले भी एक दिखा रहा है, अभी भी एक दिखा रहा है, और वाटर पहले 3 था, ये 2 था, तो ये रेशो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि हमने देखो वाटर छेड़छाड़ी तो नहीं करी है, वाटर से हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, तो वाटर तो हमारा सेम रहना चाहिए था। एसिड की मात्रा चेंज होनी चाहिए थी ना हमारे, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है हमने एसिड मिलाया है, पानी की जिक्र कहीं नहीं किया गया। यानी पानी अगर हमारा पहले 2 लीटर था तो अभी 2 लीटर ही रहना चाहिए ना। चेंज क्या होना चाहिए, एसिड चेंज होना चाहिए। तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, अब देखो इसको हम बराबर करेंगे, वाटर को हम बराबर करने कैसे करेंगे, अगर ऊपर हम 2 से गुणा कर दें, नीचे हम 3 से गुणा कर दें, तो ये वाटर बराबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बिल्कुल सर कहेंगे आप। तो क्या फिर नया रेशो क्या निकल के आएगा एसिड और वाटर का। तो पहले देखो ऊपर करेंगे गुणा से 3 कम 3, नहीं ऊपर 2 से गुणा करने 2 हो जाएगा एसिड जैसे हम 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 3 6, नीचे हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया एसिड और वाटर। अब हम इस वैल्यू को नहीं देखेंगे, अब हम इस वैल्यू देखेंगे, ये जो नई वैल्यू हमारी आई है। यानी स्टार्टिंग में कितना पानी था, स्टार्टिंग में एसिड 2 था और पानी 6 था, फिर बाद में 5 लीटर हमने मिलाया, 5 लीटर मिलाते देखो एसिड 3 हो गया, लेकिन वाटर हम छेड़खानी नहीं करी थी, इसलिए वाटर हमारा 6 का 6 ही रहा। अब हमारी वैल्यू बराबर दिख रही है, अब हमारा क्वेश्चन परफेक्ट हो गया है, अब हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने 5 लीटर अम्ल और डाला, जैसे हमने 5 लीटर हमने मिलाया तो ये रेशो 2 से 3 हो गया, यानी एक रेशो बढ़ा है, यानी एक रेशो की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 5 लीटर के बराबर है। ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, साफ साफ हमको दिख रहा है। यानी एक्चुअल में शुरू में कितनी वैल्यू थी, देखो शुरू में 2 वाटर 2 एसिड था और 6 वाटर था, टोटल कितना मिक्सचर 6 2 8 का मिश्रण था। यानी स्टार्टिंग अगर हमसे पूछता तो 40 लीटर हमारा आंसर आता। शुरुआत में जो मिश्रण था 40 लीटर का था, शुरुआत वाला से हमसे नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा है, उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, जो नया मिश्रण बन गया है। ये नया मिश्रण कितना बन गया है, 6 और 3 9, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 9 गुणा 5 बराबर 45। अभी 9 कैसे आया, क्योंकि जो नया मिश्रण का रेशो आया 6:3 आया हमारे पास, 6 और 3 कितना होता है 9, और एक रेशो की वैल्यू कितनी थी 5, तो 9 पंजे 45 लीटर। ये जो नया मिश्रण है उसकी जो वैल्यू है 45 लीटर है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 45 लीटर। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पहले वाला पूछता तब आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता 40 लीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। इफ 4 is added to each number then their ratio become 5:7. what is the difference between those numbers अपॉन 3x। फिर क्या कह रहा है, बात सब में 4 ऐड कर दिया तो ऊपर ही 4 ऐड कर दो और नीचे भी 4 ऐड कर दो, ये फिर कितना हो जा रहा है 5/7। बस अब क्या करना है, इधर इसी गुणा कर दो, इधर इसी गुणा कर दो, तो कितना 7 दूनी 14, 7 चौके 28, नीचे हो जाएगा 5 तिया 15 और हो जाएगा 5 चौके 20। अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 8। तो इनका अंतर कितना आया, x बराबर आया 8। 8 हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, देखो दिया हुआ है, यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x + y रेशो 5x + 3y क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल हम कैसे करेंगे, तो x की जगह आपको 4 रखना है, y की जगह 5 रखना है, बस यही आपका रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं हम लोग 3, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ रख देंगे 4, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, रेशो निपट्टे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 4 + 3 गुणा 5। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 4 3 12 और 12 5 17, ऊपर आएगा 17, नीचे का 5 चौके 20, 3 बजे 15, 20 और 15 जोड़ेंगे तो नीचे जाएगा 35। यानी हमारा जो आंसर आएगा 17:35 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी नहीं सी में दिया हुआ, देखो ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। यदि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है तो जूते का दाम है। कितना मस्त सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती वो ऐसे इजी सवाल छोड़ जाते हैं। हालांकि इसकी लैंग्वेज जो फंसाता है वो आपको, लेकिन सवाल बहुत ईजी होता है ये। ठीक है, तो चलिए आप लोग करिए, आप लोग भी मेरे साथ सवालों करते जाइए, जब सवालों मेरे साथ करेंगे तभी तो पता लगेगा कि कितने तैयार हैं आप लोग। ठीक है ना। तो इतना लेजीपना मत दिखाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तभी नौकरी मिलेगी। ठीक है ना। और थोड़ा आदमी सुस्ती का फल आप लोग ले लीजिए। हो सकता है 1-2 दिन रेस्ट मुझे करना पड़े फिर से, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो फिर से
दिक्कत हो रही है मेरे को, ठीक है ना। तो चलिए करिए सवाल कैसे आप करेंगे। तो ऑप्शन इंग्लिश में क्या है, द प्राइस ऑफ स्कूल बैग्स एंड शूज इज इन द रेशो ऑफ 7:5 इफ द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ द शूज देन द कॉस्ट ऑफ द शूज इज। कैसे करेंगे सवाल को, चलिए फटाफट करते हैं। और फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए कीजिए, लाइक करने में पैसा नहीं लगता आपका, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, लाइक बहुत कंजूसी कर रहे हैं। और मैं वीडियो में देख रहा हूँ व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आने टाइम में क्लास में लग रहा है उसकी बंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्लास कर दूंगा बंद। जिसको जहाँ पढ़ना है जाके पढ़ लेना, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, स्कूल थैले जूते के दाम 7.5 के हैं, स्कूल थैले के दाम जूते के दाम 200। हाँ देखिए हमको क्या दिया है, बैग और शूज का रेशो जो दिया है 7:5 हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, ठीक है। यदि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम 200 रुपये अधिक है, और दिख भी रहा है, देखो रेशो हमको दिख रहा है, देखो जो बैग का रेशो है 7 है, यानी 7 रुपये का मान लेते हैं इसको, और शूज जो है 5 रुपये का है। अंतर कितने का है, 2 रुपये का अंतर आ रहा है ना इनमें, नहीं 2 रेशो का अंतर दिख रहा है हमको। लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग 2 रेशो का अंतर है वो 200 के इक्वल है। आप कहेंगे 200 के इक्वल कैसे, क्योंकि साफ क्वेश्चन कह रहा है यदि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, थैले का दाम जूते के दाम से, तो थैले का दाम 7 रुपये है और जूते दाम 5 रुपये, तो अंतर कितना, 2 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन 2 रुपये, ये 2 रुपये ना होकर रेशो में ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग 200 रुपये है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 100 रुपये। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास आ रही है 100 रुपये। तो हमसे क्वेश्चन पूछ के कह रहा है तो जूते का दाम कितना, और जूते का दाम कितना है 5 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू कितनी है 100, तो जूते दाम कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 500, जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल पूछा था, अगर बैग का दाम पूछा तो कितना था, 7 गुणा 100, 700। इन मल्टीपल्स ऑफ 3 एज, तो कैसे करेंगे, मैंने सिखा रखा है इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो पहले 3 के 9 गुणा आप लिख लीजिए, तो पहले होगा 3, फिर होगा 6, फिर होगा 9, फिर होगा 12, फिर होगा 15, फिर होगा 18, फिर होगा 21, फिर होगा 24, फिर होगा 27, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मल्टीपल हमारे पास आ गए हैं। तो 3 के 9 मल्टीपल हमारे पास आ गया, तो हमसे औसत पूछ रहा है, औसत हम कैसे निकालेंगे, नंबर कितने हैं 9 है, तो यानी एंड के 4 हटा दो और एंड के 4 हटा दो, तो बीच में क्या आंसर नंबर बच रहा है 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एवरेज क्या हो जाएगा 15। अब कहेंगे सर आपने ये क्यों कैसे कर दिया, एकदम नहीं करा है, ये सिखा रखा है मैंने आपको। तो अगर जो नए हैं नहीं सीख पाए हैं तो मैं बता दो कैसे किया जाता है, ठीक है। अब ये 15 आया कैसे, जब भी इस टाइप का सवाल आपको मिले और कंजुगेटिव नंबर आपको मिले, इस कंजुगेटिव नंबर चल रहे हैं 3 6 सब में गैप बराबर है, जब भी गैप आपको इक्वल मिले, जैसे 3 6 में देखो 3 का गैप है, 6 9 में 3 का गैप है, तो हमेशा हम पहले नंबर गिनते हैं। अगर ऑड होता, जैसे ये तो ऑड नंबर ऑड था, ऑड में क्या होता है बीच वाला नंबर हमेशा, और एवरेज क्या होता है हमेशा बीच का ही एवरेज होता है। अब कैसे देखो सिखाता हूँ, पहले थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसा आपसे पूछा जाए 1 2 3 का आप एवरेज बताइए, इसका औसत क्या होगा, इसका औसत 2 ही होगा, लेकिन कैसे होगा देखो मैं दिखाता हूँ। तो आप औसत कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3 टोटल नंबर होते हैं और टोटल नंबर से भाग कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6/3 = 2 आ गया। देखो 2 ही एवरेज है, नहीं बीच वाला नंबर हमारा एवरेज आ रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे और थोड़ा बढ़ाओ, तो अब 1 2 3 4, अब इनका एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4/4, तो कितना जाएगा 4 3 7 2 9 10, 10/4 यानी कितना हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ कि पॉइंट हमारा नंबर आया, देखो उस समय हमारे पास क्या थे, और नंबर थे, विषम नंबर थे, अब हमारा सम नंबर थे। देखो यहाँ पे सब नंबर बराबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो जब भी आपको सम नंबर मिले तो देखो यहाँ 2 नंबर हटाएंगे, हम यहाँ 2 नंबर, तो कहीं ना कहीं एवरेज हमारे इसी बीच में 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 3 के बीच में क्या आएगा 2.5 आएगा, जैसी बात है। तो 2.5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच वाला नंबर ही हमारा एवरेज होता है। उस पर अगर हमने इसमें किया 3 के मल्टीपल क्या थे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। अब हमने नंबर गिने 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। 9 में हम क्या करेंगे, एंड के 4 नंबर उड़ा दो और इधर एंड के 4 नंबर उड़ा दो, बीच का नंबर क्या रहा है 15 ही बच रहा है, तो ये हमारा औसत हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, एक टेक्निक और होती है इसमें, जब भी अगर इसके पीछे गैप बराबर हो तो एंड वाला नंबर और पहले नंबर को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 27 और 3 30 और बट्टा 2 कर दो, तब भी कितना आएगा 15 ही आएगा, तब भी हमारा एवरेज 15 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी टेक्निक है इसको करने की। अब आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना एग्जाम में, जो आपको समझ में आए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 60 मीटर है, इसके चारों ओर ताल लगाने का खर्च 3 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा, ठीक है। अभी देखो मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स आपके रियल लाइफ से ही बिलोंग करता है कि
कितनी बार आपके घर बने होते हैं, आप उनको पेंट कराते हैं या कुछ काम कराते हैं, तो आपको आके बता जाता है भैया मैं इतने इतने रुपए के हिसाब से मैं आपका घर का पेंट करूंगा, या जो भी स्क्वायर फुट वगैरह से करूंगा मैं, या जब आप जमीन खरीदने जाते हैं, लैंड खरीदने जाते हैं, तो हर चीज़ देखो मैथमेटिक्स से आपके रियल लाइफ में मैथमेटिक्स है आपके। वैसे तो उसको आप रिलेट करना जैसे सीख जाएंगे उस दिन आपको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हलवा लगने लगेगी। और मैथमेटिक्स इज लाइक प्ले विथ नंबर्स, आपको नंबर से खेलना जिस दिन आ गया समझ लो आपको कोई नहीं हरा सकता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर ग्राउंड इज 60 मीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वायरिंग अराउंड इट एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर मीटर। तो आपको पता है पहले स्क्वायर होता है कैसे, आपको सबको पता है स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर ये भुजा 60 है तो ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी और ये भी 60 होगी, ठीक है। तो क्यों ना हम इसका पहले परिमाप निकाल लें, टोटल कितना है हमारे पास। तो इसका परिमाप क्या होता है स्क्वायर का, परिमाप आ गया। जब आपको परिमाप पता लग गया तो आपको इसी को तो तार लगवाना है, इसके इर्द गिर्द तो आप तार लगाएंगे, तार यहीं तो लगाएंगे, ऐसे तार लगाएंगे, इधर तार लगाएंगे, इधर तार लगाएंगे, इधर तार लगाएंगे। 3 रुपये मीटर आपसे ले रहा है, टोटल कितना मीटर है 240 मीटर, ये स्क्वायर नहीं होगा क्षेत्रफल होता है, खाली मीटर होगा। 240 मीटर का क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। जब आपको पेरीमीटर पता लग गया 240 मीटर है और 1 मीटर कॉस्ट कितनी है 3 रुपये है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका रेट निकल आएगा। जब 1 मीटर का वो 3 रुपये ले रहा है तो 240 मीटर कितने रुपये लेगा, 720 रुपये लेगा, जाहिर सी बात है। 24 या 72, 720 ऑप्शन दिया है कहीं, देखो दिया ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 720 रुपये। 720 रुपये खर्चा आपका आएगा उसको पूरा तार करवाने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक गोलार्ध कटोरी की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कटोरी की आद्यता की धारिता है पाई बराबर 22/7 हमको लेना। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज 6 सेंटीमीटर, द ह्यूमिडिटी ऑफ द बॉल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा गोला अर्धगोला पूछा है ना, तो अर्धगोला कैसे होता है, अर्धगोला ऐसे ही होता है। ये हमारा अर्धगोला है जहाँ पे हमको रेडियस दी हुई है, ये रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर दी हमको दी हुई है, ये रेडियस हमको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आधा धारिता पूछ रहा है, धारिता यानी इसका पूरा आयतन पूछ रहा है, इसमें टोटल पानी आएगा कितना, इसका आयतन हमसे पूछा जा रहा है। जैसे आपके घर में टैंक वगैरह लगे होते हैं उनकी धारिता होती है, कोई 700 लीटर का टैंक होता है, कोई 500 लीटर का टैंक होता है, कोई 1000 लीटर का होता है, कोई 2000 लीटर का होता है, उसी को हम धारिता बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। हमको कैसे इसका हम आयतन निकालेंगे, तो आप सबको पहले ये पता होना चाहिए आयतन का मतलब होता है क्या, कहने के उसका आयतन निकालना है हमको। धारिता मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो हमको पता है अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, फॉर्मूले में 2/3 पाई आर क्यूब। अगर पूर्ण गोले का होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई के जगह 22/7 हमको लेना ही है तो हम 22/7 लेंगे। आर क्यूब कितना है 6 का क्यूब, आर क्या त्रिज्या होती है 6 का क्यूब, तो 6 36 का 2 और कट गया, उसका और कटेगा नहीं कटेगा, तो उसका अब हमको मल्टीप्लाई ही करना होगा। 72 × 22 × 4 तो ये हो जाएगा 44 × 72/7, 44 × 72/7, ठीक है। तो अब क्या करें, करते हैं और क्या करें, गुणा भाग पूरा करना ही पड़ेगा। 44 और 72 की मल्टीप्लाई कितने का, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, कितना हो गया 8, 8 और 16 का 6, यहाँ से लगाए 31 68, 31 68 हमारे पास ये आ गया। और 7 से हम भाग कर देंगे कितना आएगा, 7 चौक 28, जब 4 ऑप्शन सभी मिलने तो ये नहीं हो पाएगा। 4 चौक 28, 28 3 बचेगा तो का 3 6, फिर 7 चौक 28, क्या मेरे को गलती तो नहीं 7 पंजे 5 पर कटेगा, 7 पंजे 35, तो एक आएगा, फिर हो जाएगा 18, 7 दूनी 14, फिर बचेगा। तो देखो 452 पॉइंट समथिंग में आंसर हमारा आ रहा है, 452 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन हम आगे नहीं करेंगे, देखो एक है 452, एक है 452 पॉइंट, तो पॉइंट वाला आंसर ही हमारा आ रहा है, तो सहज पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 452.57 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे किस फॉर्मूला का यूज़ किया हमने, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ किया 2/3 पाई आर क्यूब का। 2/3 पाई की जगह 22/7 तक का, आर यानी 6 सेंटी, इसका स्क्वायर हुआ कर लिया। आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। क्योंकि 452 अगर एग्जैक्ट आंसर होता तो हमारा पूरा पूरा कट जाता, इसका आंसर हमारा पॉइंट मारा है और पॉइंट वाला आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो हम आगे हम क्यों मेहनत कर रहे हैं जब हमको आंसर पता लग गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निकालें। इफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमको पेरीमीटर निकालना है वर्ग का, हमको डायगोनल दिया हुआ है यानी विकर्ण हमको दिया हुआ, हम विकर्ण से हम कैसे किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं आज हम सीखते हैं। तो आप सबको पता होगा स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका कर देते हैं।
अब देखो √2 से तो √2 वैसे भी कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 10, यही हमको निकालना था। अब देखो ये रहा वर्ग, जब 1 गुजा 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अभी मैंने को पेरीमीटर निकालना सिखाया था, तो उसमें क्या करें 104 से गुणा कर देते तो पेरीमीटर निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर होगा, जाहिर सी बात है। तो रेड आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसी चाल से 200 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। व्हाट इज ब्रिलियंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। इफ ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर इन 3 hours, देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। ठीक है, इन स्पीड को हमें कांस्टेंट रखना है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उससे पहले हमको सवाल में निकालना पड़ेगा कि बस की स्पीड थी कितनी। हमको स्पीड तो कोई दी नहीं है ना, पहले हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम स्पीड निकालते हैं। तो पहली स्पीड क्या है, पहले दूरी कितनी तय करा था 135, कितने घंटे में, 3 घंटे में। समय आ गया 3 घंटे, तो कटेगा कितना, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी जो बस की स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। फिर क्या कह रहा है, तो उसी चाल से 200 किलोमीटर दूरी तय करने कितना समय लगेगा। यानी चाल हमको 45 किलोमीटर पर आवर ही रखना है हमको, अपना चाल हमको नहीं बढ़ानी है, चाल हमको इतनी ही रखनी है। लेकिन अब हमको दूरी क्या करनी है, 200 किलोमीटर हमको दूरी डिस्टेंस कवर करना है इसी स्पीड से। तो निकल आएगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, अब 200 है, स्पीड हमारी 45 ही है। ठीक है, तो काटेंगे कितना होगा, 45 चौका होता है 180, 180 होता है, यानी 20 बचेगा, 20 का क्या पॉइंट लगाएंगे, फिर 200 हो जाएगा, यानी फिर 0.4 आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यही करना था। इससे पहले हमको चाल निकालनी थी, खाली हमको चाल जब पता लग गया तो क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। ठीक है ना। और सूत्र में क्या लेगा, सूत्र हमारा वही था, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय निकालना था तो दूरी ऊपर रहेगा, चाल नीचे आ जाएगी आपकी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि दाल के भाव पहले से 25% बढ़ जाएं तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम दाल खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। इफ द प्राइस ऑफ लेंटिल्स राइजेस बाय 25% एडवांस, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पल्सेस कैन ए पर्सन बाय सो दैट हिज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द फर्स्ट। अब देखते होंगे कितने बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। सपोर्ट आपको पता है वे बाजार में चीनी 40 रुपये किलो है और आपकी मम्मी ने कहा ले बेटा जा 1 किलो चीनी लिया, आपको 40 रुपये देकर उन्होंने भेजा है। लेकिन जब आप दुकान पर पहुंचे तो आपको पता लगा भैया चीनी तो 50 रुपये किलो हो गई है। लेकिन आपको खर्चा अपना सेम ही रखना, भाई आपका पैसे 40 रुपये हैं, उधार भी नहीं करना है आपको, भाई उधार से डरते हैं आप उधार करने में। आपको चीनी 40 रुपये की चाहिए तो क्या हो, कंजम्पशन आपको घटाना पड़ेगा। पहले जो 40 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रही थी, अब 50 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रही है, जैसे पर आप 40 रुपये चीनी आपको कम मिलेगी, कुछ तो अमाउंट कम ही मिलेगा ना। हो सका 800 ग्राम मिले, 900 ग्राम मिले, लेकिन 1 किलो पूरा नहीं मिलेगा आपको। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, ये रियल लाइफ से ही क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी टाइप सवाल आपको मिले, और इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, हमेशा पहले क्या पकड़ो, परसेंटेज को पकड़ो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब कीमत बढ़ी है यानी ऐड हुआ है 5/4। अब क्या कह रहा है हमसे, कीमत हमको वही रखनी है, हमको जो खर्चा अपना है वही रखना है, हमको खर्चा हमको वही रखना है। यानी हमको देखो 1 से 4 हुआ, फिर क्या हुआ हमारा 4 से 5। ठीक है, अब हम खर्चा सेम रखना है, इसलिए क्या करेंगे, हम वापस उस वहीं जाएंगे, जो वापस हम हो जाएंगे तो फिर हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन किससे अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग। अब हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 5% 100, तो 5 दूनी हो गया 20% हमको खर्चा अपना घटाना पड़ेगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 20%। ठीक है ना। दूसरे क्या होगा, तो इस टाइप का सवाल का मैंने बता रखा है, इस टाइप का सवाल एग्जाम बहुत पूछे गए हैं। रिसेंटली रेलवे एग्जाम ने तो इन सवालों भर भर के पूछा आप लोगों से, और एसएससी ने भी। तो इस टाइप का सवाल कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना हमको दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, 8 और 48। अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर लो, तो ये मत कहना सर आगे पीछे हो गया, मल्टीप्लाई में कुछ भी करो, 2 5 10 करो या 5 10 करो, बात एक ही रहती है। और पहला नंबर 24 है और दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो कट जाएगा। तो 24 दूना 48, 2 8 16, तो कितना आंसर आ गया 16 हमको दिया ऑप्शन में कहीं, 48 36 24 16 दिया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी, अरे कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महेश ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाता है और वापस बी से ए तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है, तो महेश की औसत गति क्या है।
महेश गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ महेश। तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई या 2ab अपॉन a प्लस बी। तो जहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक्स माने पहली स्पीड और वाई माने दूसरी स्पीड। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे एवरेज स्पीड का जब हमारी डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। देखो ए से बी गया, बी से ए आया, यानी स्पीड तुम्हारी सेम ही है ना। मान लो ए से बी 10 किलोमीटर दूरी थी तो बी से ए भी तो 10 किलोमीटर दूरी होगी। तो उस स्टेज में क्या करते हैं, 2 गुणा पहले कितना है 6, दूसरा कितना है हमारा 3, और यानी नीचे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 3 9, तो 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 4 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बचत करता है, यानी यदि उसका मासिक खर्चा 70 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या थी। राजू सेव 42% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 870 रुपीज़, देन व्हाट वाज हिज मंथली इनकम। तो उससे मंथली इनकम पूछी गई है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ से करिएगा। उसमें हमको बचत दे रखी है, खर्चा भी दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, हमको उसकी इनकम निकालनी है। तो इनकम बराबर क्या होता है, बचत इंटू बचत प्लस खर्चा। ठीक है ना, उसी से हमारी इनकम पूरी बन जाती है। तो यही कॉमन से लगा के सवाल करना है। इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ इसका सही जवाब कौन देता है, कौन है यहाँ महारथी मेरे चैनल पे जिसकी मैथ अच्छी है। ठीक है, तो आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। और कल हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जीके। कल की जो वीडियो होगी छत्तीसगढ़ की जीके की वीडियो होगी आपकी। ठीक है ना, ठीक है, चलिए।